हाँ दोस्तों, आज मैं दिव्येंदु के साथ हूँ। दिव्येंदु मेरे पुराने परिचित प्रिय कलाकार हैं। 94-97 बैच के हैं, एनएसडी से आए हुए हैं, दिल्ली से आए, वाया दिल्ली। मेरे पास कलाकारों की एक कैटेगरी है जिनको मैं वाया दिल्ली कहता हूँ, जो देश के कई सारे इलाकों से, विभिन्न इलाकों से दिल्ली पहुँचते हैं किसी न किसी बहाने से, या दिल्ली एनएसडी के जरिए, और फिर मुंबई की तरफ प्रयाण करते हैं। तो ये सारे लोग वाया दिल्ली कलाकार हैं। तो आपका स्वागत है दिव्येंदु, और आप फेसबुक पे हैं, हमारे साथ लाइव हैं, और इसके जरिए आप लगभग पूरी दुनिया से एक तरीके से मुखामुखम है। आप फेस टू फेस बातचीत हो रही है आपकी। मैं वैसे ही सोशल मीडिया में बहुत ही कम जाता और इंटरेक्ट करते, इसलिए मेरे लिए भी फर्स्ट है। नहीं, ये बहुत अच्छा मीडियम है, और एक तरीके से लोग आते हैं। कई इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो कुछ लोग लाइव आएंगे, अभी लाइव आप जैसे 10 लोग अभी देख रहे हैं आपको, तो लोग आएंगे लाइव देखेंगे आपको, और फिर उसके बाद भी ये चलता रहेगा। अच्छा, कुछ लोग लाइव सवाल पूछेंगे, कुछ लोग बाद में भी सवाल पूछेंगे। हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, जिसका भी मैं लाइव करता हूँ, कि बाद में प्लीज़ इस पेज पर आ जाइएगा, और जो लोगों के सवाल हो, क्वेरी जो, या कम से कम शुक्रिया तो कह ही दीजिएगा अपने ऑडियंस को। हाँ, तो सारे देश के जो दर्शक हैं उनके साथ हैं अब आप, और कुछ दर्शक हो सकता है आपको जानते हो, बहुत सारे इलाकों के दर्शक आपसे बहुत परिचित हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए पहला आपसे हो मुखामुखम। तो शुरुआत करते हैं दिव्येंदु, सबसे पहले तो अपने नाम का मतलब बताइए आप। दिव्येंदु का मतलब है दिव्य युक्त इंदु, जो डिवाइन मून मतलब चंद्रमा जिसको कहते हैं। तो मेरी माँ को लगा था कि मैं डिवाइन मून तो एक दैविक बात कोई है मेरे में, क्या मतलब मेरी माँ के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ तो मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, तो कई लोगों के लिए, तो हाँ वही दिव्येंदु, दिव्येंदु भट्टाचार्य। तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएं। सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं। आप शायद कोलकाता के रहने वाले हैं। जी हाँ। कोलकाता के किस इलाके में थे, कैसे, क्या हुआ? कोलकाता में साउथ कलकत्ता जिसको बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर मतलब आप अगर इसके लेंस की तरफ देखते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं साउथ, क्योंकि कोई अपराध करके तो आप आए नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, नजर चुराए मैं याद करते हुए कभी ठीक है, चले जाते हैं जी जी। तो वो कलकत्ता, साउथ कलकत्ता कहते हैं, साउथ कलकत्ता, जो जो कलकत्ता से परिचित है, थोड़ा सा डायमंड हार्बर की तरफ जाते हैं तो बेहाला वेहाला ये सब, राजबिहारी, फिर साउथ डाउन से मैं बेहाला करके जगह में पैदा हुआ था, मतलब वहीं का रहने वाला हूँ। तो मेरे पार्टीशन के टाइम में मेरे दादाजी अपने परिवार के साथ कलकत्ता आ गए थे, और मेरे पिताजी का जन्म भी मतलब उधर एक फरीदपुर नाम की एक जगह है बांग्लादेश में, फरीदपुर के वो रहने वाले हैं, और मेरी माँ जो है वो ढाका की रहने वाली है। आवाज़ ऊंची करें, किसी की शिकायत आ गई। अच्छा तो मेरी माँ जो ढाका की रहने वाली थी, उनके परिवार ढाका में रहते थे, और मेरे पिताजी के परिवार फरीदपुर में रहते थे। तो ये लोग पार्टीशन के टाइम में ये लोग आ गए थे, और फिर मेरे पिताजी, और फरीदपुर भी बांग्लादेश में? फरीदपुर बांग्लादेश में, फरीदपुर बोलते। तो वो इन दोनों की फिर ये दोनों पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में। मेरे पिताजी पोस्टमास्टर रहे, मेरी माँ जो है ट्रेजरी में रहे बहुत साल। तो इनकी मुलाकात वहीं हुई थी, और शादी वगैरह फिर बाद में। और मेरे दादाजी के परिवार से, दादाजी बहुत ही ज्ञानी किस्म के व्यक्ति थे, जो उस टाइम के बैरिस्टर भी थे, और वो संस्कृत में काफ़ी पंडित आदमी थे, तो पूजा में काफ़ी बिलीव करते थे, और मोहल्ले की सारी पूजा, मेरे घर में भी काफ़ी पूजा का वातावरण बहुत हुआ करता था। तो रात को मैं दादाजी के साथ मैच होता था बचपन में, तो मेरे लिए वो खिलौना जैसा थे। तो उनके साथ रहते हुए मुझे काफ़ी श्लोक भी वो पढ़ते थे, रात को सोते समय भी उनका श्लोक चलता रहता था। तो वो मेरा बचपन है, मतलब एक तरीके से काफ़ी ऑर्थोडॉक्स एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से मैं आता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी, और लेकिन थोड़ा सा इतना ऑर्थोडॉक्स होने के बावजूद भी मेरे दादाजी को मैंने हमेशा पाया कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न एक सज्जन थे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के थे। तो शुरू में ही मतलब घर में थोड़ा सा
वो सारी चीज़ें मेरे में थोड़ा सा आना शुरू हो गया था। हालांकि मेरा मेरा मेरे मेरे परिवार में सारे के सारे नौकरी पेशे लोग ही ज़्यादातर है। तो और एक सिर्फ मैं ही थोड़ा सा ऑफ शूट जिसको बोलते हैं। मेरे ताया जी भी थोड़े से ऑफ शूट थे, लेकिन वो ऑफ शूट डिफरेंट दिशा में थे। वो यात्रा परफॉर्मेंस करते थे, और लेकिन वो यात्रा बोलते तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरा जो बुनियाद है ना, मतलब जहाँ से मतलब बोले कि जड़ क्या है, कहाँ से ये आया दिमाग में, तो मैं एक्चुअली यात्रा देखा है मैंने अपने ताया जी का। और वो मैं छोटा बच्चा होता था 5 साल का या 6 साल का, तो मेरे को ले जाके सामने बिठा दिया जाता था बिल्कुल। तो मैंने ऐसे आंखों के सामने ऐसे यात्रा लार्जर। अमिताभ वर्मा कह रहे हैं कि लव यू इन देवजी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो वैसे बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। फिर ऑफ कोर्स मतलब ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर। आवाज की और मांग हो रही है, आवाज थोड़ी बुलंद करें। और बुलंद करें? वाह, आवाज बुलंद। अच्छा, तो वो ज़्यादातर मतलब इस तरीके से शुरुआत हुई हमारी काम का। तो ताया जी का बहुत ज्यादा असर रहा एक तरीके से। ताया जी के बहाने उस जो यात्रा वगैरह जो देखा, फोक बेसिकली फोक नहीं, हाँ मतलब फोक नहीं, मतलब वो क्या सिराजुद्दौला या फिर शाहजहां ऐसा प्ले हो रहा है, मतलब इन्हों के मशरिकी हूर, मतलब ये मैं रेंज बता रहा हूँ जिसको पारसी थिएटर के जो रेंज है, उस रेंज के नाटक, टीपू सुल्तान की तरवारी, तो मतलब तो वो वाले शोज ज्यादातर होते हैं, मतलब या फिर माँ शीतला। तो कि ये एक्चुअली फोक बेस्ड बेहुला लखिंदर। तो ये क्या बिल्कुल बंगाल में ये एक अलग ट्रेडिशन साथ साथ चल रहा था, क्योंकि माना जाता है कि नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म और बाकी मतलब प्रोग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है बंगाल में। तो हम तो मान के चलते हैं कि वहाँ के गली गली में कार्ल मार्क्स के नाम लिए जाते होंगे जब आपका बचपन रहा होगा, और उस तरीके का क्रांतिकारी प्रतिरोध और इसके थिएटर हुआ करते होंगे। हाँ, मतलब बचपन से देखिए एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, जो सामग्री। देखिए थिएटर के आदमी है परवेज अख्तर साहब, जो वो पटना में रहते हैं, वो कह रहे हैं फुल थ्रोट का इस्तेमाल करें। अच्छा। अब मैं नहीं जानता ये टर्म क्या है। नहीं, अब क्या है, दरअसल बात यह है कि हम इतने रूबरू है, मतलब आसपास बैठे हुए, और फुल थ्रोट में मैं उड़ जाऊंगा। फुल थ्रोट में तो फिर दूसरे वाले कमरे से। वैसे फुल थ्रोट होता क्या है? फुल थ्रोट खुली आवाज में बात करें। ओके। तो फुल थ्रोट मतलब वही हुआ, खुल के बात करें। कोई थिएटर का टर्म है? हाँ, थिएटर का टर्म, थिएटर में ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। थिएटर में बहुत लोकल टर्म्स भी होते हैं, बहुत इंटरनेशनल टर्म्स भी होते हैं, सारे टर्म, बहुत सारे के टर्म्स होते हैं। बट हर किसी का एक मीडियम, एक माध्यम जब बन जाता है और बनने लगता है, तो वहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों के कम्युनिकेशन के लेवल में कम्युनिकेशन के टर्मिनोलॉजी बनते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी एक ना एक तरीके से ठीक है, मतलब कोई उसी शब्द को कोई और बोल के व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, बट बात वही कही जा रही है। हाँ, सही बात। तो मैं आपके बचपन की बात कर रहा था, और समय के गली नुक्कड़ थिएटर और जो भी स्ट्रीट थिएटर वगैरह भी रहा हो, उसका कुछ, क्योंकि जो मैंने सुना है आपके बारे में कि आपकी भागीदारी उधर थी। हाँ, बहुत लेफ्ट मूवमेंट था, उसके साथ भी आप जुड़े। हाँ, बहुत थी। अभी जो फिर ये तो मेरे बचपन की बिल्कुल बात हो रही थी, कंप्लीटली बचपन की बात, जब ये कुछ जड़ की जो बात है, जो पैदा हुआ है ना, कि एक बीज डाला गया था मेरे अंदर। तो उसके बाद एक्चुअली और एक चीज होती थी, जो मेरे ताया जी के नाटक में या यात्रा में कभी कभार जब कोई बाल कलाकार की जरूरत होती थी, मतलब कोई एक कैरेक्टर, कोई बाल कलाकार, कोई कृष्णा बन रहा है, कुछ बन, तो मुझे
सजाया जाता था और मैं सो जाता था, और मेरी अपीयरेंस होती थी रात को कुछ 1-1:30 कभी, और मेरे को जाके स्टेज में खड़ा कर दिया जाता था, तो मैं ऐसे ऐसे डुलता रहता था और फिर मेरे को उठा के लेके चले जाते थे। तो ये धुंधली सी इमेज भी मेरे दिमाग में है जो सबकॉन्शियस माइंड में। तो ऐसे करते 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 तो वो सारी चीजें तैयार हुई। तो मैं अपने घर में भी मतलब सबको घर में कमरे में बुला के और मच्छरदानी लगा के नीला लाइट जला के अंदर, तो मैं खुद परफॉर्म भी करता था। तो और बोलता था, मेरे दादाजी, ताया जी, मेरे बुआ, डैड और मॉम काफी नौकरी के हिसाब से, डैड काफी, मेरे पिताजी काफी देर से आते थे हमेशा घर, तो इन सबको बुला के मैं दिखाता था कि मेरा परफॉर्मेंस देखो, मेरा परफॉर्मेंस देखो। ये सब बचपन की कहानी है। उसके बाद जब मैं क्लास 10th 10वीं देने के बाद मैंने पहली बार ग्रुप थिएटर ज्वाइन किया था। ओके। ग्रुप थिएटर ज्वाइन किया था। वो मेरी एक्चुअली 1988 से मेरा रेगुलर थिएटर की एक्चुअली शुरुआत है। रेगुलर थिएटर मतलब हर रोज कुछ ना कुछ करना, हर रोज शो करना। फिर सफदर हसमी की मौत, फिर वर्ल्ड थिएटर डे, फिर स्ट्रीट थिएटर, हमने सफदर हसमी की मृत्यु के ये प्रतिरोध में हमने स्ट्रीट थिएटर्स बहुत किए। तो एक एक दिन में मैंने 5-5, 6-6 शो करता था। तो ये मतलब ये एक बहुत ये मेरा शुरू हुआ था 1988 में। 1988 में शुरू हुआ था। फिर हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, उसका नाम है शैलू शेख। तो शैलू शेख फिर हम इप्टा के साथ जुड़ गए। तो फिर 1994 तक एक्चुअली मैंने लगातार थिएटर किया कलकत्ता में, इप्टा के साथ भी एफिलिएटेड होके। और आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाय इप्टा इन 1993, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो काफ़ी काम किया था। तो उस टाइम के सारे जो वरिष्ठ नाट्य निर्देशक वहाँ होते थे, विभास चक्रवर्ती, रुद्रप्रसाद सेनगुप्त, विभास काकू, इन सब से मेरी बात भी होती थी। उन्होंने कहा था कि मतलब वाई क्यों जा रहा है, तो इधर भी काम कर सकता है ना, बिकॉज तुमको नाटक अच्छा लगता है कि नाटक को तुम अच्छे लगते हो, तो इस तरीके से बोलते थे। तो तुम क्यों नहीं काम कर तुम। लेकिन एक्चुअली क्या ना, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ गया क्यों, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। ये बहुत रोचक होगी। और मुझसे सच में वहाँ से रहते हुए एनएसडी का ख्याल क्यों आया? हाँ, क्योंकि वहाँ तो थिएटर इतना वाइब्रेंट है, मतलब वहाँ लगभग 8,000 के करीब ग्रुप थिएटर है कलकत्ता में आज की तारीख में, और वो हर रोज परफॉर्मेंस करते हैं। 65 से लेकर 60 के करीब ऑडिटोरियम्स है, जो किसी भी शहर में सोच नहीं सकते कि इतने ऑडिटोरियम्स में हर रोज परफॉर्मेंस चल रहा होगा। तो ऐसे कोने कोने में ग्रुप थिएटर्स, नए रंगमंच, नई खोज चल रही है हमेशा। तो मैंने एक्चुअली क्या ना, मैंने रविंद्र सदन में हबीब तनवीर का रेट्रोस्पेक्टिव आया था। हबीब तनवीर के रेट्रोस्पेक्टिव पे छत्तीसगढ़ से पूरी ग्रुप आए, टोली आए, और इन्होंने 5 नाटकों का मंचन किया। और मैं पता नहीं, मुझे हबीब तनवीर का नाम मैंने पहले से सुन के रखा था, और मैंने ऐसे ही जाके बैक स्टेज में चला गया। तो बैक स्टेज में कुछ लोगों से मैंने मित्रता भी कर ली थी। तो उस टाइम बहुत जल्दी दोस्त भी बन जाते थे, क्योंकि उस टाइम कोई ईगोज नहीं थे, कोई बाकी सारी चीज़ें फसाद जो होते हैं वो सब नहीं थे। तो दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो मुझे याद है अनूप त्रिवेदी और अनूप तिवारी करके मेरे दो मित्र बने थे नया थिएटर में। अभी भी वो लोग बॉम्बे में नाटक करते हैं। तो इनके साथ मैं जाके बैठ जाता था, और मैं बोलता था कि मैं थोड़ा सा बैक स्टेज देख सकता हूँ, मैं हाथ भी बटा दिया करूँगा कोई भी। तो वो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं उधर काम देखते हुए, और मतलब वो जो पूरा जो एक दूसरे किस्म के कलाकार जो बंगाली नहीं है, और जो मतलब इनके जो बाहर के कलाकार है, छत्तीसगढ़ के कोई आदिवासी कलाकार है, कोई दीपक तिवारी जैसे कलाकार जो मतलब स्टेज में जादू मतलब कर रहे हैं। तो वो देख के मुझे बहुत मतलब ऐसा मैं अनुप्राणित हुआ। मतलब मुझे लगा कि यार ये तो कुछ और ही है। तो इन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका कैसे मिलेगा? यहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मुझे लगा ये बहुत बड़ी दुनिया है। अच्छा। ये बहुत बड़ी दुनिया है, मतलब अपना बंगाल सीमित लगने मुझे वही लगा। मुझे एक्चुअली
अंदर से ही वही आया। और मुझे लगा कि और मेरी एकेडमिक्स, मैंने अपनी एकेडमिक्स को खुद अपने हाथों से ख़त्म करके रखे हुए थे। मेरी एकेडमिक्स इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मैं अगर ये सब कुछ छोड़ देता और मैं एकेडमिक्स में कुछ धुरंधर हो जाता कि अब आज मैं कोई सिविल इंजीनियर हूँ या ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने मतलब वो वाली पढ़ाई की ही नहीं थी। तो मैंने एनएसडी जाने के लिए भी जब मुझे पता चला कि एनएसडी ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, बिकॉज ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, तब मुझे ग्रेजुएशन करने की जरूरत महसूस हुई। ओके। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन क्लियर किया, तब फिर मैं एनएसडी गया। अदरवाइज शायद मैं ग्रेजुएशन भी नहीं करता, बिकॉज फिर मैं नाटक में इतना घुस चुका था। मतलब कल मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं आज हल्दिया में या मिदनापुर में कहीं शो कर रहा हूँ, तो ये मेरा चलता था। तो मतलब मेरे बचपन में तो मेरे दोस्त लोग, मैं एग्जाम दे के आता था तो मेरे दोस्त लोग पूछते थे कि आज तेरा कौन सा पेपर था? पॉलिटिकल साइंस था। मैंने पॉलिटिकल साइंस कैसे आ गया? पॉलिटिकल साइंस तो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, तो मतलब चिढ़ाने का मतलब कि तेरा पॉलिटिकल साइंस का तुझे पता नहीं है, तेरा पता नहीं है, तेरा सब्जेक्ट है। मैंने पागल है कि कैसे हो सकता है? मेरा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सब है सब्जेक्ट, मैं तो बीकॉम पढ़ता हूँ। तो लेकिन कुछ देर के लिए कंफ्यूज कर देते थे, मतलब मुझे पता ही नहीं था मेरे सब्जेक्ट कितने थे। तो ऐसे करके तो सब कुछ हुआ है पास्ट। तो रुद्र नारायण पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं कि देवेंद्र जी आप आर्ट फिल्मों के एक उम्दा एक्टर हैं, बधाई आपको। जी शुक्रिया, थैंक यू। मतलब आर्ट फिल्म मतलब सारी फिल्में करने को जी तो करता है, लेकिन वही जब मिलता है तो अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है। तो वही मतलब फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, फिर उधर आना, फिर उधर का सफर। तो एनएसडी में कितने 3 साल रहे हैं? 3 साल। कोई दिक्कत भी हुई शुरू में? एनएसडी में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और एनएसडी मुझे इतनी एनएसडी की थोड़ी कहानी ये थी कि मतलब जब एनएसडी का जो फाइनलाइज हो गया था, मैं सिलेक्ट हो गया था और क्लासेस शुरू हो गए थे, तो आपको ग्रेजुएशन का पेपर जो है, वो रिजल्ट जो है वो सबमिट करना होता है, कि आपको प्रूफ देना होता है ना कि आप ग्रेजुएट हैं। तो हमने तो ऐसे मतलब एग्जाम देके चले गए, तो एग्जाम पेपर्स वो अपना रजिस्ट्रेशन के बलबूते पे आपका सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप फाइनली जब दाखिला लेंगे तब आपको चाहिए ना वो सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट कुछ भी। तो मुझे तो डर लगे कि मैं पास होऊंगा या ना होऊंगा। तो क्योंकि इससे पहले उसके 1 साल पहले मैंने क्लियर ही नहीं कर पाया था। तो लोगों ने, दोस्तों ने बोला कि देख, जो पुराने कैंडिडेट हो जाते तो यूनिवर्सिटी उनके पेपर्स ही नहीं देखते ठीक से तो शायद फेल करा दे। तो मुझे, और जो वेट लिस्ट में था, मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट निकल जाए तो जो आएगा वो हम हर रोज कैंपस में घूमता था कि कौन हाथ छट रहा है, कोई छट रहा है, कि कोई मतलब बहुत कंडीशन हो जाता है कभी कभार कि एक 2 बैच में कभी कभार होता है कि एक सिलेक्शन के बाद 1-2 छट गए तो वेट लिस्टेड के लोग आ जाते थे, तो वेट लिस्टेड वाले फिर वहां घूमते रहते थे तो मुझे डर लगा रहता था कि अब मेरी टिकट कटी। तो वो, लेकिन आप पास कर गए बहुत ही। हाँ, पास कर गया। फिर 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो मतलब जिनको हासिल हुआ है वो तो जानते हैं कि काफी सुखद है, मतलब काफी। बीच में सवाल भी करता जाऊंगा, दिलीप देव जी आ गए हैं जी, तो जो एडिटर हैं और फिल्म मेकर भी हैं, तो बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ इन्हें, स्वागत है। खैर, एक सवाल बीच में आया है, मेरे मित्र हैं वो, और आपको जानते भी हैं शायद, तो चंद्र प्रकाश झा हैं, पुराने मित्र हैं मेरे। वो कह रहे हैं, एंकर जी मेरा सवाल, हिंदी फिल्म में बंगाल के विगत और वर्तमान के योगदान के बारे में देवेंद्र जी का क्या मूल्यांकन है? मुआफ़ी, इनको नहीं जानता ज़्यादा, पर सफदर के दोस्त आदर और आशा से नाम लेते हैं, इसलिए सलाम। अरे सलाम। तो थोड़ा सा हम लोग विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन ये भी साथ में चलते रहना चाहिए। हाँ, ठीक मतलब अतीत में और अभी जो बंगाल का योगदान है हिंदी सिनेमा को, योगदान हिंदी सिनेमा में हमेशा से ही बंगाल का एक बहुत बढ़िया योगदान रहा है। मतलब एक मजबूत पक्ष हमेशा रहे हैं बंगाल।
बॉम्बे टॉकीज, फिर अपना विमल रॉय, तो फिर ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, असीम सावंत, चलिए ये लोग तो कमर्शियल से हर तरीके का, हर तरीके मिथुन चक्रवर्ती, संगीत का हो, राइटर्स हो। और पहले जमाने में तो बंगाल के उपन्यास पे ही फिल्में बनती थी एक्चुअली। मतलब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ हिंदी सिनेमा। मतलब वो बंगाल में भी इतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि अपना जो रोमांटिसिज्म के जो राइटर है वो, मतलब उनके जो वो लिखे गए तो बहुत बड़े लिटरेचर के लोग हैं। बट अभी का कैसा योगदान है? अभी जो वो कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? अभी भी तो काफी राइटर्स अभी भी है, काफी राइटर्स बंगाल के काफी राइटर्स है। बंगाल के अभी काफी डायरेक्टर जैसे कि दिवाकर बैनर्जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुजीत सरकार, अगर मेरे को ये सारे नाम के बंगाली हैं तो हाँ, ये सिर्फ नाम से बंगाली हैं। ये सिर्फ नाम से बंगाली मतलब इनका एक्चुअली काम से बंगाली नहीं है ये। नहीं, काम से नाम और काम तो मुझे मालूम नहीं नाम और काम नहीं, मैं इस सवाल को जरा स्पष्ट करूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इस प्रसंग आ गया तो कि पहले जब ऋषिकेश मुखर्जी आए, विमल रॉय आए या और भी लोग आए, उन लोगों के फिल्मों में हम देखते हैं कि जब बंगाल आता है तो बंगाल की अपनी सभ्यता, संस्कृति, लिहाज जो भी है वो उनकी फिल्मों में कैसे न कैसे घुसता है। हाँ, किसी न किसी तरीके से आता है। अभी सुजीत सरकार फिल्म बनाते हैं वो बिल्कुल शहरी सिनेमा है। वो किसी भी शहर, वो उसमें बंगाल नहीं। सुजय घोष की फिल्मों में फिर भी बंगाल दिख जाता है, चूँकि वो कलकत्ता में जाके शूट करते हैं तमाम चीज़ें। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी बाहर भी फिल्म बना रहे थे तो उसमें इथोस जो होता था ना, या इंटरपर्सनल रिलेशन जो होते हैं कैरेक्टर्स के, उसमें थोड़ा बांग्ला टच आता था। अभी के निर्देशकों में वो पैन इंडियन होने के चक्कर में, मेन स्ट्रीम होने के चक्कर में, वो बंगाल की खासियत, वो जो स्वाद और खुशबू जो होनी चाहिए, आप कह सकते, क्योंकि क्या है ना कि वही जो चीज चलता है लोग वही चीज बनाते हैं। मतलब वो चल रहा है। और अभी कहाँ गांव दिखाएंगे, कहाँ वो वैल्यू सिस्टम, ये सब कहाँ? अभी गांव के भी हर किसी के पास भी तो आईफोन वगैरह आ गया है। नहीं, आईफोन नहीं दिव्यांग, मेरा जो सवाल है ना, आईफोन आने से नहीं, गैजेट आधुनिक हो सकते हैं, लेकिन अभी भी तुम कलकत्ता जाते होगे तो कलकत्ता की एक महक, एक लोगों का मिलने, बोलने, बात करने, सबका सलीका तरीका सब अलग है, जो बॉम्बे जैसा नहीं है, दूसरे शहरों जैसा नहीं है। लेकिन अभी हम बंगाल के भी कैरेक्टर देखते हैं तो मुझे वो दूसरे शहरों के ही लगते हैं, और कहीं के वो टिपिकल बंगाली नहीं लगते हैं। जैसे मैं तुमसे मिलता हूँ तो तुम्हारे मिलने में तुम बहुत अर्बन हो, कई सारे शहरों में रह चुके हो, दिल्ली में 4-5-10 साल रहे हो लगभग, बॉम्बे आने के बाद से 15 साल हो गए। बावजूद दिव्येंदु से मिलते ही लगता है कि एक बंगाली व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, और ये कहीं से दूर नहीं है। अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ और मुझे बिहारी समझ रहा है तो मैं तो कर रहा हूँ। मुझे तो लगती है आपकी खासियत है, खासियत है, यूनिकनेस है। और मैं हमेशा लोगों को यही बात, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, लेकिन पहली बार मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा ये चीज में बिलीव करता हूँ। जब मैं अभिनय का टीचर भी रहा हूँ, बहुत कुछ मेरे स्टूडेंट भी है, उनसे भी मैं मतलब हमेशा इंटरेक्ट करता रहता, तो मैं और बातचीत में भी हमेशा बोलता हूँ कि नाटक में हो, फिल्म में हो, अभिनय में हो या व्यक्तिगत जिंदगी में हो, आपकी जो यूनिकनेस है वही आपका यूएसपी है। हाँ, सही बात है, वही आपका यूएसपी है। मतलब आप नहीं तो आप पत्थर उछाल के अंधेरी स्टेशन में मारिए, जिसके सर पे गिरेगा वो एक्टर है। तो लेकिन आप जब हाथ में गिनती के आप जब कास्टिंग करने बैठते हैं या फिर आप सचमुच में सोचते कि यार ये किरदार कौन निभा पाएगा, तो आपको गिनती के 10 या 15 एक्टर्स क्यों आते हैं ना, वही भागना पड़ता है। यार आप ऑडिशन लेके देख लीजिए, जब आप ऑडिशन लेते आप देखेंगे आप 50 या 60-70 के करीब या एक ही कैरेक्टर के ऑप्शंस में आ रहे हैं, लेकिन उसमें से आपको मुश्किल से आपको 3 या 4 मिल रहा है कि जो आपको यूनिकनेस के साथ कुछ दे पा रहा है। परवेज साहब का एक सवाल आया, अगर आप जवाब दे सकें, कि यात्रा में शांति गोपाल एक किंवदंती की तरह है। उन्होंने यात्रा के आधुनिक विकास में अद्वितीय योगदान किया।
उन्होंने आधुनिक कथ्य को भी यात्रा में सम्मिलित किया। उनके प्रसिद्ध यात्रा में कार्ल मार्क्स, सब स्वामी सुभाष नेताजी बोलची, सुभाष, हाँ, राम मोहन राय सहित अनेक आधुनिक यात्रा नाटक किए। उत्पल दत्त ने भी विशिष्ट यात्रा नाटक किए। बहुत बहुत क्या कारण है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में लोक नाटक का वैसा आधुनिक विकास नहीं हो सका, और इधर बंगाल में भी शांति गोपाल की परंपरा को क्यों आगे बढ़ाया नहीं जा सका है? नहीं, शांति गोपाल नहीं है। शांति गोपाल के बारे में तो हम ये बोलते कि जैसे कि मान लीजिए शांति गोपाल के बारे में ये कहते कि अरे तेरे सामने अजय जी नहीं बैठे, शांति गोपाल बैठे हुए। ये शांति गोपाल कोई भी किरदार कर सकते हैं। मतलब वो, और उनका मेकअप उस टाइम ऐसा होता था, मतलब वो एक ही आदमी जो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन रहा है, जो कभी गांधी बन जाता है, जो कभी टीपू सुल्तान बन जाता है, और वही जैसे आपने देखा है, जो आपका जो इमेजरी आपने बचपन से देखी है, किताबों में देखी है, वही बनता है। तो ये उनके मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है, उनका भी कमाल है, और उनके मैनरिज्म का कमाल है। वो लेजेंड है, वो यात्रा के दुनिया में लेजेंड है। पर यात्रा के दुनिया में लेजेंड और भी बहुत है। और भी बहुत है। शांति गोपाल एक्चुअली शांति गोपाल बहुत ही एक मॉडर्न, उस टाइम हमारे टाइम में, मतलब शांति गोपाल मतलब देखा है शांति गोपाल? मैंने शांति गोपाल का भी देखा है मैंने। तो शांति गोपाल इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ यात्रा। यात्रा में क्लासिकल यात्रा भी है। यात्रा में क्लासिकल यात्रा, वहां अजितेश ने भी क्लासिकल यात्रा किया है। उत्पल दत्त ने यात्रा किया। उत्पल दत्तों ने तो वो तो ऐसे एक्टर्स थे जो एक टाइम में 3 मीडियम में काम करते थे। वो बॉम्बे में आके फिल्म करके जाते थे, वहां जाके यात्रा करते थे, वहां उनका PLT जो ग्रुप थिएटर है, वहां रेगुलर शो चलता है। तो ऐसे काम करते थे एक जमाने में। काम क्यों नहीं? तो आज बोलते हैं कि ये वहां का एक्टर कहीं का नहीं होता है। सही बात है। एक्टर कहीं का नहीं होता। एक्टर हर जगह का हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में हिंदी अभी भी यात्रा चलता है। मैं उनके सवाल से भटक नहीं रहा हूँ। अभी भी यात्रा चलता है, लेकिन यात्रा का वो मैजिक जो पहले यात्रा में बहुत मैजिक भी आए थे बीच में। साइक्लोरामा का यूज हुआ यात्रा में। गाड़ी को जलाना है तो गाड़ी जल रहा है। लेकिन ये यात्रा जैसे एक पॉपुलर फॉर्म नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी चलता है, उसको बोलते हैं मोबाइल थिएटर। जैसे कि आदिल हुसैन जो हमारे सीनियर एक्टर है, उसने मोबाइल थिएटर बहुत किया। ही वाज द हीरो ऑफ मोबाइल थिएटर। वो असम का हीरो हुआ करते थे। ऐसा इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। वो एक फॉर्म है मोबाइल थिएटर जिसको बोलते हैं। वो वहां कुछ भी हो सकता है स्टेज के ऊपर। जैसे यात्रा में कुछ भी होता था स्टेज के ऊपर। यात्रा में घोड़ा आ गया, कभी हाथी आ गया, एरिना स्टेज में, वहां से लार्जर देन लाइफ। अब आजकल लेकिन वो कहाँ है? अब यात्रा करते समय एक जगह में रात को घेर के अंधेरे में यात्रा चल रहा है, लाइट जल रहा है, आसपास कोई आवाज नहीं है। तो आप अभी आज कैसे यात्रा करेंगे? चारों तरफ मैदान ही नहीं बचा। कहाँ लगाएंगे टेंट? कहाँ लगाएंगे तंबू लगा यात्रा करेंगे? ये पूछ रहे हैं जो हिंदी इलाकों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हिंदी के पारसी थिएटर, अपना जो रुस्तम सोहराब जैसे कि वो जो पारसी थिएटर जिसको हम बोलते हैं, तो वो हुआ है जिसको मतलब जो हाई स्टंग रुस्तम सोहराब, मशरिकी हूर, आगाह कश्मीरी जो लिखते हैं, वो दूसरा ट्रेडिशन। तो वो हिंदी भाषा या नौटंकी रामलीला, ये सब रामलीला। बट रामलीला क्या? रामलीला इज लाइक एक ही कहानी है। हर साल एक ही कहानी। तो लेकिन फॉर्म वही लार्जर देन लाइफ। अफसोस की बात है, आज ही मेरे एक मित्र हैं विनोद अनुपम, उन्होंने बताया कि सोनपुर का मेला जो हुआ करता था, जहाँ पे नौटंकी एक बहुत बड़ा आकर्षण था, इस साल वहाँ नौटंकी नहीं हुआ। एक तरीके से ये तो गलत मतलब ये सब कुछ। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि हालांकि अभी जैसे सब कुछ मोबाइल में आ चुका है, सब कुछ छोटे स्क्रीन में आ चुका है, सिनेमा भी अभी धीरे धीरे नेटफ्लिक्स पर अमेजन में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे लोग लाइव परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा जाएंगे। मुझे लगता है ये एक रिवर्स शुरू होगा कि लोग। हाँ डाल दो, अदरक डाल दो। आ जाओ।
तुम्हारे एनएसडी के सुब्रत दत्ता भी आ गए। इस बीच हिमांशु राय, जितेश सिंह, मनोज कालिया, ये सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। जी, तो हम लोग जहाँ बात कर रहे थे वहीं पे फिर से पहुँच जाए जी हाँ कि हिंदी में रामलीला नौटंकी नहीं हो पा रही है। हाँ वही नहीं, मैं वही कह रहा था कि ये मुझे लगता है कि ये रिवर्स होगा कुछ दिनों में। कि ये अभी विजुअल मीडियम में चीजें आएंगी, विजुअल मीडियम में चीजें आएंगी। हाँ, मतलब जो लेकिन लाइव परफॉर्मेंस, वीडियो परफॉर्मेंस, ये लाइव हो गया जैसे, ये जैसे लाइव अभी मैं तुम्हें लाइव, ये ऐसा जैसे लाइव हो गया, वैसा लाइव भी, मतलब थिएटर परफॉर्मेंस लाइव चल रहा होगा, परफॉर्मेंस भी चल रहा होगा, परफॉर्मेंस भी, और उसको दुनिया देख रही होगी, लाइव परफॉर्मेंस को दुनिया देख रही होगी। तो फिर डिफरेंट एंगल कैमरा लगाने पड़ेंगे, कैमरा लगाना पड़ेगा, मल्टी कैमरा जो शूटिंग होती है वो करना पड़ेगा। एक ऑनलाइन एडिटर होगा, जिसको चीजों को वैसे लाइव कर सके। ऐसा हो सकता है, अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हो। ये तो रियलिटी शो में केवल दिख रहा है, कैसा होता है रियलिटी शो में दिख रहा है, या बड़े बड़े जो आप शोज होते हैं या फुटबॉल मैच होता है वो भी तो होता है, तो ऐसे ही होता है, लाइव होता है, बिल्कुल लाइव होता है। तो ऐसे भी हो सकता है आगे जाके स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्ट में कुछ ओपन स्पेस रह जाएगा। क्या कोई एक्टर इस हैसियत को हासिल कर सकेगा कि उसका लाइव प्ले हो और पूरा देश देख रहा हो उसको? हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी अगले 5 साल में कौन ऐसा एक्टर निकलेगा कि ऐसा देखे लोग, देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते? जैसे कि अगर मुझे पता चले कि या कोई भी डस्टिन हॉफमैन अभी लाइव परफॉर्मेंस कर रहा है तो मैं नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा। हाँ, कल को हो सकता है नसीर भाई कोई शो करें, हाँ, कोई हिम्मत ही आए आदमी कहीं लाइव, नसीर भाई का अगर कोई परफॉर्मेंस शो करे और मुझे मौका मिल रहा है किसी लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक उंगली की बदौलत चप करके दबाव दिख जाए तो मैं देखूंगा। लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन भी रहेगा, फिर मैं बंद कर दूंगा। नहीं पसंद वो वाला थोड़ा सा वो जो फ्लिप है, ऑडियंस नहीं होगा, वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। वो अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है वाइप में तो इसका मतलब जो दम है, अगर नहीं दम है तो फिर चला। तो मैं फिर से लौटूं दिल्ली में 94-97 बैच था इंडस्ट्री का। कौन लोग थे क्लासमेट? मेरे क्लासमेट में काफ़ी थे, गौतम मजुमदार, एक बांग्लादेश का लड़का था असीम दास, जोया सील, शमीम शेख, सुनीता रजवार, राजपाल यादव, चेतन पंडित, राजीव कुमार, मनोज गोयल, काफ़ी और दौलत राम वैद, जसपाल सिंह ना, वो अभी टर्की चला गया और टर्की में वो अभी एक्यूप्रेशर वगैरह सीख के वो अभी हीलिंग में चला गया। तो थिएटर से हो सकता है वो कम्युनिकेशन के लिए वो चीज़ हासिल किया, उसको आगे जाके लगा कि नहीं मैं कुछ लाइन चेंज करना चाहता हूँ, तो ऐसे वो लाइन चेंज करके चला गया वो। दौलत राम वैद उन्हें वो तो थिएटर ही कर रहे। गौतम मजुमदार आया था कंप्लीटली माइम के बैकग्राउंड से, मुकाभिनय के बैकग्राउंड से, वो फिर थिएटर में चला गया। तो मनोहर लाल तेली करके था, तो वहाँ क्या गोगोई, क्या नाटक या थिएटर में एक्टिंग में थे आप या डायरेक्शन में थे? मैं वहाँ एक्टिंग में था। मैं एक्टिंग में था क्योंकि मुझे एक्चुअली एक एनएसडी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपको हल्का सा प्रेशराइज किया जाता है जब आप, क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है, तो 1 साल का जनरल कोर्स है और 2 साल के वहाँ स्पेशलाइजेशन है। हमारे टाइम में वैसा होता था, 1 साल में आप जनरल कोर्स करते हो, 2 साल में स्पेशलाइजेशन में आपको या तो डायरेक्शन डिजाइनिंग में चले जाइए आप, या तो अभिनय में चले जाइए, एक्टिंग में चले जाइए। एक थोड़ी सी फैकल्टी की तरफ से प्रेशर ये होता था कि जो हिंदी भाषी होते थे उनको थोड़ा डायरेक्शन और डिजाइनिंग में धकेल दिया जाए और उनको पुश किया जाए कि थोड़ा सा उधर जाओ, तुम्हारा वो एस्पेक्ट में तुम ज़्यादा, क्योंकि तुम ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तुमको लगेगा कि यार मैं हिंदी कैसे बोल लूँगा, और आपकी हिंदी अगर ख़राब होगी तो फिर आपको मेन रोल नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो लेकिन मैं हमेशा से थोड़ा सा, मैं कलकत्ता में एनएसडी आने से पहले मैंने निर्देशन
किए हुए थे। मैंने डायरेक्शन किया था, मेरा खुद का ग्रुप था जो मैं डायरेक्शन करता था वहाँ। तो डायरेक्शन का अनुभव मेरे पास पहले से ही था। ऊपर से मैं पेंटर हूँ, मैं पेंट कर सकता हूँ। मैं बचपन से थोड़ा सा म्यूजिकल हूँ, तो म्यूजिक मैं जानता हूँ। तो मैंने एक्चुअली वो एक साल में, और जो बाकी क्लासेस के जो बाकी मेरे डायरेक्शन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स थे, उनके मैंने बहुत मदद किए थे। बहुत मदद, हाँ बहुत आते थे मेरे को, बहुत मदद करता था मैं। और मुझे देख के ये लगता था कि नहीं, बेटर है कि मुझे एक्टर ही बनना है, मुझे एक्ट और इससे ज्यादा मैं और भी ज्यादा डायरेक्टर के साथ काम कर सकता हूँ एज एन एक्टर। तो मुझे इसलिए मैं एक्टिंग को ऑप्ट किया था, अदरवाइज मैं डायरेक्शन डिजाइनिंग में जा सकता था। परवेज साहब फिर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जी थिएटर के बहुत ही जी शांति गोपाल का अभिनय विलक्षण था, वे शैलीबद्ध अभिनय, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग, बहुत स्टाइलाइज्ड, यात्रा स्टाइल है, इससे भी स्टाइलाइज्ड है, जहाँ नेचुरलिस्टिक एक्टिंग के सौंदर्य की सृष्टि होती थी उन जब करते थे तब, या रियलिस्टिक लगता था, बहुत रियलिस्टिक। क्या आप सहमत हैं कि रंगमंच की सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता का ह्रास हुआ है, कम हुआ है वो, और संभवतः यही मूल कारण है कि रंगमंच की चमक धीमी पड़ी है? अब मुझे नहीं लगता कि चमक धीमी पड़ गई है, मतलब हाँ। अभी थिएटर कैसा मानते हो बंगाल में, जब तुम्हारा बचपन था, क्यों जब बड़े हो रहे थे, सीख रहे थे, उस समय का थिएटर और अभी जो लोग थिएटर कर रहे हैं, शायद उससे हम इस बात को समझ सकें। दरअसल मैं थिएटर के साथ मैंने इतना लगाव, इंटरेक्शन नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं पिछले 15 साल से थिएटर किया ही नहीं था। 15 साल बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने एक नाटक का अभिनय किया था, उसका नाम है बीवियों का मदरसा, द स्कूल फॉर वाइज मौलियत किया था। मैं 15 साल से नाटक किया ही नहीं, और 1994 में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छोड़ने के बाद 2000 तक मैंने एनएसडी रेपर्टरी कंपनी के साथ काम किया है। और एनएसडी रेपर्टरी कंपनी के बाद मैं 2000 साल में जब एनएसडी रेपर्टरी कंपनी छोड़ा और मानसून वेडिंग नाम की एक फिल्म करके मैं बॉम्बे आ गया था। उस पर क्रम से आएंगे। हाँ, उसके बाद से मैंने 15 साल नाटक ही नहीं किया। ये बड़ा फैसला कैसे लिया, क्योंकि तुम्हारे वयस के ही दूसरे लोग यहाँ आ गए थे, खास करके राजपाल जैसे लोग? हाँ, सब लोग आ गए थे, लेकिन मुझे बॉम्बे नहीं आना था। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बॉम्बे आने के लिए नहीं आया था। ये मैं शिद्दत से कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में बॉम्बे था ही नहीं। मुझे नेशनल स्कूल बॉम्बे आने के पहले और एनएसडी से ग्रेजुएशन होने के बाद आप क्या करते रहे? बॉम्बे आने से पहले एनएसडी से ग्रेजुएशन, हाँ। रेपर्टरी कंपनी, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी मेरा लक्ष्य ये था। मुझे किसी और एक प्रोफेसर के द्वारा ये भी बोला गया था कि हमारा एक पास आउट हो जाने के बाद, स्नातक हो जाने के बाद, ये भी एक ऑप्शन रहता है कि आप डिफरेंट जगह में एनएसडी के वर्कशॉप को कंडक्ट कीजिए। लाइक मिजोरम में हुआ, मणिपुर में हो रहा है, कोई आसाम में हो रहा है, कोई हम्फी में हो रहा है, डिफरेंट जोन में एनएसडी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां भी तो टीचर की जरूरत पड़ती है। तो वहां जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो फैकल्टी को लगता है कि ये अच्छा है, टीचर अच्छा हो सकता है, उनको भेजा जाता है। तो ऐसा भी एक ऑप्शन मेरे पास आया था, लेकिन मुझे नाटक ही करना था, मुझे अभिनय ही करना था। कौन कौन से नाटक किए जो काफी मशहूर रहे हों? राजा की रसोई करके एक मेरा प्ले था, बहुत मशहूर प्ले था और बहुत ही नाम कमाया। भूख आग है करके मैंने एक प्ले किया था, जो कि मेरा ही प्ले है, मैंने बहुत काफी नाम कमाया उसमें। मेरा ही प्ले कहने का मतलब? मेरा ही प्ले मतलब मैं उसमें मेन लीड था। मेरा ही प्ले मतलब कोई प्ले मेरा नहीं है, सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मेरा प्ले करने मतलब कि कहीं मेरा, हमने कहा कि मैं थोड़ा सा बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जिसमें मैं काफी, मुझे लगा शायद आपने लिखा भी। नहीं, मैंने नहीं लिखा। मैंने जिंदगी में कोई नाटक नहीं लिखा, और क्योंकि वो राइटिंग एक चीज है जो, वो कला मेरे में नहीं है, वो क्राफ्ट मेरे में नहीं है, वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है ही नहीं, मैं लिख ही नहीं सकता। तो कितने साल रहे रेपर्टरी में? रेपर्टरी में मैं 3 साल रहा। 3 साल रहा, उसके बाद भी मैं अभिनय कर सकता था, नाटक कर सकता था, मुझे मजा आता बिल्कुल। लेकिन रेपर्टरी
में कुछ माहौल चेंज होना शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा फिर एक सरकारी जगह है, फिर वो दफ्तर हो जाता है, फिर वो सारी चीज़ें एक अजीबोगरीब मशीनरी में चीज़ें फंसती रहती तो है। फिर यहाँ आना कैसे फैसला किया कि बम्बई जाना है और बम्बई में कुछ करना है? मैंने रेपेट्री कंपनी छोड़ा, रेपेट्री कंपनी छोड़ने के बाद मुझे कलकत्ता वापस नहीं जाना था मुझे, तो और मुझे दिल्ली में रहते हुए मानसून वेडिंग मिल गई थी, एक फिल्म मिल गई थी मानसून वेडिंग, उसमें मेरा किरदार था लॉटरी का। तो वो भी मतलब ऐसा हुआ था कि गजराज कास्टिंग कर रहा था, तो किसी और को कास्टिंग की हुई थी, जिसके बाद एक वर्कशॉप हुआ था इनका, तो वर्कशॉप के बाद मीरा नायर को पसंद नहीं आया वो कलाकार, ऐसा कुछ था, और फिर उसके रिप्लेसमेंट में मैं आ गया था। ओके। तो मैं जब रेपट्री छोड़ने के बाद मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता से दिल्ली आने के लिए, मतलब सामान सब कुछ लेने के लिए, किराया मकान मालिक का जो दिया हुआ था सब कुछ एडजस्ट करके मैं दिल्ली छोड़ने वाला था। तो तब मुझे पता चला कि तेरे को फोन कर रहे तो फोन ही नहीं उठा रहा। तो कि मैं क्या हो गया, अरे यार एक फिल्म की कास्टिंग चल रही है, तेरे को बुलाया गया। तो फिर मैं गया, एक वर्कशॉप हुआ, वर्कशॉप में मीरा नायर को पसंद आ गया, तो मुझे अपना स्टूल देना प्लास्टिक वाला आ गया। चलो लाइव आ गया। और अभी दिव्येंदु मुझे चाय पिला रहे हैं, चाय दिखा देता हूँ मैं, ताकि लोगों को लगे कि मैं ये तो सिनेमा की हथकड़ी की तरह उठा दिया था। हाँ। तो ये देखिए, हंसुआ के ब्याह में खोरपी का गीत गाने वाले लोग आ ही जाते हैं। अंजुल सिरोही जी पूछ रहे हैं कि सनी देओल की भैया जी सुपर हिट कब रिलीज होगी? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, खैर, तो ये एनएसडी से फिर निकल के मुंबई आने का फैसला, ये बहुत अहम फैसला था। हाँ। और जो कि तुम कह रहे हो कि मानसून वेडिंग तुमने कर लिया था। मानसून वेडिंग कर लिया था, 30,000 रुपये मुझे मिल गए थे। हाँ। और मतलब मैं पहली बार, मुझे लगा था मैंने बहुत बड़ा एक गेम खेला। वो गेम ये था कि मैंने प्रोडक्शन पे जाके बोला था कि मैं दिल्ली का एक्टर नहीं हूँ, मैं बॉम्बे का एक्टर हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ। तो बोले को कि ठीक है, आपका मैंने बोले इसका मकसद यही था कि एक रिटर्न टिकट मेरे को बॉम्बे का मिले, ताकि मैं प्रोडक्शन के पैसे से दिल्ली से बॉम्बे आया था। मैंने क्या देखा, क्या गेम खेला, मैंने बोला ऐसा। तो मेरा ट्रिप भी स्पॉन्सर है, राजधानी का एक टिकट स्पॉन्सर था मेरा। 1500 रुपये का टिकट उस टाइम लगते थे, तो स्पॉन्सर हो गया था, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम। तो वैसे ही मैं आया बॉम्बे 2004 अक्टूबर, अभी भी मुझे याद है, तारीख भी याद है। 13 साल हो गए। नहीं, 2000 17 साल। अरे 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। 4 अक्टूबर 2000 को मैंने लैंड किया बॉम्बे पहली बार, मतलब रहने के लिए। ओके। तो बीच में मैंने, लेकिन आने के बाद कैसा रहा अनुभव, और कौन से ऐसे भरोसे के लोग थे, या कौन सा ऐसा विश्वास मन में था कि मैं जाऊंगा तो मुझे काम मिल जाएगा? हाँ, वो आश्वासन कहाँ से मिला था? वो आश्वासन मुझे लगता है कि मेरे अंदर हमेशा से रहा, अपना कॉन्फिडेंस, अपना फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से मुझे आता है ये कला। मैं जानता हूँ एक्टिंग जानता हूँ, मैं एक्टिंग जानता हूँ। तो मैं पहले से ही एक्टिंग जानता था, और मुझे हमेशा ही जब पहली बार जब मैं 88 से जब नाटक करना शुरू किया था, जब लोगों ने मुझे एक बार बोलना शुरू किया कि मुझे आती है, तो मैंने देखा कि मुझे आती है, कोई चीज़ आ जाती है आपके अंदर, वो आ जाती है। तो फिर मैंने कभी वो कॉन्फिडेंस लैक नहीं किया कि अरे यार मुझे नहीं आती, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को फ्रॉड कर रहा हूँ ना। आई नो कि व्हाट आई कैन डू, और कितना मैं कर सकता हूँ, वो है ही नहीं मेरे में। और तो ये मुझे हमेशा ये था कि ये यकीन था कि मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच में भी रोल मिलेगा, मुझे एनएसडी के स्कूल के चलाकारीन भी रोल्स मिलेंगे, बाहर भी रोल्स मिलेंगे। मैं बॉम्बे में आ जाऊंगा, मैं रोल्स करूंगा, मैं किसी ना किसी तरीके से मैं अपने आप को लेके आऊंगा। तो ये ऐसा हुआ, ऐसा मिला? ऐसा मिला नहीं, पर थोड़ा बहुत रोल्स मिले। मतलब जो किरदार, जो परफॉर्मेंसेस मैंने थिएटर में किया,
वो अभी तक रेप्लिकेट नहीं कर पाया मैं सिनेमा में, जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी मिला, मतलब मेरे पीछे कोई नहीं थे, लेकिन मुझे मिला। मॉनसून वेडिंग के बाद, मतलब मॉनसून वेडिंग तो दिल्ली में रहते हुए हो गया एक तरीके से। मुंबई आने के बाद पहली फिल्म कौन सी रही? बॉम्बे आने के बाद तुरंत आते ही मैंने दिव्य दृष्टि करके एक फिल्म की थी, जो सिद्धार्थ श्रीनिवासन की फिल्म थी, जो बॉम्बे आते ही मैं मेरे एक डीओपी दोस्त हुआ करता था अनिल चंदेल, उसके साथ मैं रहने लग गया था ठाकुर कॉम्प्लेक्स रहने लग गया था, और वो एक डायरेक्टर के साथ तब एक फिल्म की प्लानिंग कर रहा था, विच वॉज अ डॉगमा फिल्म, डिजिटल फिल्म, छोटी बजट की फिल्म। तो उस टाइम सिद्धार्थ ने बोला कि बहुत अच्छी बात है यार, यू आर माई प्रोटैगनिस्ट। मैंने आते ही बॉम्बे में लैंड किया, कोई डिजिटल फिल्म हो कुछ भी हो, लेकिन हीरो थे, लेकिन मैं मेन लीड था उसमें। तो वहां से फिर आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये जो शहर है, इस शहर में मैं काम करूंगा, काम करने ही आया हूँ। और मुझे सिद्धार्थ ने बोला कि तू मुझे इसमें भी हेल्प करेगा, थोड़ा कास्टिंग में भी हेल्प करेगा। तो उस फिल्म में मैं जानता किसको, राजपाल को जानता हूँ, राजपाल को लेके आया, राजपाल तू भी इस फिल्म में काम करेगा। राजीव कुमार करके मेरा एक दोस्त है, उसको भी लेके गया, जब तू भी इस फिल्म में काम करेगा। जया सील जो मेरी बैचमेट थी, जो अपना स्टाइल वाइल में आ चुकी थी, मतलब तो उसको भी मैं लेके आया, तू भी इस फिल्म में एक्ट कर। तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन वो भी होगा, सारे एक्टर्स जमा हो गए थे, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी फिल्म बनी दिव्य दृष्टि। और उसको अपना इंटरनेशनल डिजिटल फिल्म अपना बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन मिला था उसको इंटरनेशनल डिजिटल फिल्म फेस्टिवल में 2001 में। और मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा कैसे शुरुआत हुई? मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा मुझे तो सबसे पहले तो आते ही मुझे विक्रम भट्ट के साथ काम करने का मौका मिला, जो हार्डकोर मेन स्ट्रीम जो मैं करना चाहता था। तो वो ऑफकोर्स आपको तो मालूम ही है कि हम जब दैनिक जागरण में हम बैठे रहते, मैं आपसे कभी कभी मिलने आ जाया करता था, तो जागरण नहीं, दैनिक भास्कर में अपना, तो आपसे, क्योंकि मैं बॉम्बे में ये तो बोलना ऑफकोर्स, तो ये बॉम्बे में जब आया, मैं आने के बाद बॉम्बे में तो 2 आदमी को मैं पहचानता था, एक संजय भाई, एक आप, और तो किसी को पहचानता नहीं था। तो आते ही मैंने मैं कहीं भी जाता था तो बीच में दैनिक भास्कर में आके मैं टाइम स्पेंड करता, तो वही मेरी महेश भट्ट जी से मुलाकात हुई थी। तो वो लेके गए थे मुझे सबसे पहले विक्रम भट्ट के पास, दिखाया कि लुक एट अ शाई एक्टर, द एक्टर इज वेरी शाई। तो तभी विक्रम भट्ट ने बोला कि अच्छा चल तू कल आके मेरे को सेट में मिल। और तीसरे दिन ही मेरे पास सुजीत का आया था, सुजीत मंडल उसका जो असिस्टेंट है, सो तो एक रोल कर रहा है विक्रम जी की फिल्म में। तो मैं एतवार में रोल कर रहा था, इतना बड़ा एक जॉन का बेस्ट फ्रेंड का रोल कर रहा था, तो बड़ा मजा आया। हालांकि वो फिल्म बहुत टाइम लग गई वो फिल्म बनने में, बीच में रुक गई, ये रुक गया, वो रुक गया, हो गया। लेकिन वो पहली फिल्म, तो फिर विक्रम जी के साथ तो मैंने 3 फिल्म में काम किया, मतलब एक फिर इमरान हाशमी की जो लॉन्चिंग फिल्म फुटपाथ, उसमें भी मैंने काम किया। फिर रूह करके एक फिल्म थी, वो तो बाद में रिलीज हुई कि नहीं पता नहीं, वो 60s की फिल्म थी। तो विक्रम भट्ट तो मेरा हार्डकोर शुरुआत के, मतलब कमर्शियल फिल्म में तो मैंने इनफैक्ट जिंदगी में इतना ज़्यादा काम किया नहीं। कमर्शियल, अगर गोल कमर्शियल फिल्म, धंधनाधन गोल, तो कमर्शियल फिल्म अगर गोल है कमर्शियल फिल्म, तो कमर्शियल फिल्म गोल ही है बस। इसके अलावा या तो विक्रम भट्ट की ये सारी फिल्में, इसके अलावा मंगल पांडे, राइजिंग, वो भी एक कमर्शियल सेटअप की फिल्म है, या फिर बाकी जो मेरी सारी फिल्में, देवडी, ब्लैक फ्राइडे, ये कमर्शियली सक्सेस फिल्म है, बट कमर्शियल फिल्म तो है नहीं। इनको कमर्शियली सक्सेस मिल गया, देवडी को कमर्शियल सक्सेस मिल गया, बीए पास को कमर्शियल सक्सेस मिल गया, ब्लैक फ्राइडे को कमर्शियल सक्सेस मिल गया, इनको कमर्शियल सक्सेस मिल गया, पर ये कमर्शियल फिल्म नहीं है। तो अगर संक्षेप में पूछूं कि तुम्हारे प्रति लोगों का रवैया क्या रहा, और फिर काम करने के बाद का अनुभव कैसा रहा? मुझे काम करने का अनुभव तो हमेशा ही सबके साथ ही अच्छा रहा, क्योंकि
मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को झगड़ा करना अच्छा भी नहीं लगता। मैं किसी को हो सकता है कि मतलब बहुत बुरा लग गया, मैं किसी को गाली दिया और गाली देके वहीं पे खत्म कर दिया बात। मैं पीछे कुछ बोलना या उस चीज को लेके कैरी करना होता ही नहीं है, और अव्वल तो झगड़ा ही नहीं होता, क्योंकि अब झगड़ा मैं अवॉइड करके निकल जाता हूँ, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ कि लाइक अगर मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उस चीज को कन्फ्रंट भी नहीं करता हूँ, बोले जा तू अपनी जिंदगी में रह, मैं अपनी जिंदगी में रहता हूँ जो आई। और ये एक चीज हमेशा से मेरे अंदर ये चीजें थी कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में या फिर ऐसी चीजों में जाना पसंद नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक फिल्म की थी खन्ना वर्सेस अय्यर, सुभाष घाई की फिल्म थी, सुभाष घाई प्रोडक्शन की फिल्म थी। तो वहाँ हेमंत हेगड़े करके डायरेक्टर थे बाहर के। तो उस फिल्म में मेरे हाथ में 13 टुकड़े घुस गए थे शीशे के फाइटिंग सीक्वेंस में। तो अगर कोई और एक्टर होगा तो उसी टाइम फिर वो प्रेस पे जाएगा या फिर ये डिमांड करेगा, वो डिमांड करेगा, क्योंकि बहुत किस्म की चीजें होती है। तो लेकिन मैं सीधा ये क्लिप कराने के बाद, स्टिचेस कराने के बाद मैं एक शॉट देके घर आया था। तो रंग प्रकाश जी करेंगे BA पास में, आपका अभिनय बहुत अच्छा था जी, शुक्रिया। तो यही मतलब काम करने का अनुभव हमेशा अच्छा रहा मुझे, हर किसी मतलब कहीं भी मुझे। और वो जो छूट-मूट की जो घटनाएं घट जाती है वो हर एक चीज में होती है, हर एक जगह में होती है। उन चीजों को याद करके आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कभी खुद का मूल्यांकन किया या खुद के बारे में सोचा कि जिस ढंग से अपेक्षा थी काम मिलने की वो नहीं मिल पाया? या ये तो ये अगर मुझे कहा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि जिस इंडस्ट्री की छाया है बॉम्बे इंडस्ट्री, जैसे हॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन अभी भी बॉम्बे इंडस्ट्री वो जिगरा, हॉलीवुड का वो जिगरा जो है वो नहीं ला पाया। हॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टीव बुशेमी जैसा एक्टर है, पॉल जियोमेट्री जैसा एक्टर है, मोटा एक्टर है, दुबला एक्टर है, लंगड़ा एक्टर है, लूला एक्टर है, लेकिन उनके साथ भी लोग फिल्म करते हैं, मेन लीड करते, ये करते, वो करते, सब कुछ करते उसको। तो लेकिन अभी भी रेसिज्म तो बॉम्बे में अभी भी है। मानते हो आप? भरपूर मानता हूँ। हिंदुस्तान में रेसिज्म तो ये तो तुम्हारे साथ कल्चरल रेसिज्म था या रंग का मामला था? मैं इसका शिकार हूँ या नहीं हूँ ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मुझे कभी कभार आभास तो इस चीज का मिल जाता है। और मुझे इस चीज को लेके मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं इसका घोर तरह मतलब मैं इसका शिकार हूँ और मैं इसके विक्टिम प्ले नहीं करता। विक्टिम प्ले नहीं करता और विक्टिम मैं हुई नहीं। विक्टिम मैं हुई नहीं। मैं बोला ना मेरी ये जो दोष है सो सामने वाले का है। हाँ, ये दोष है सामने वाले का। वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे वो मुझे नहीं मालूम। जब मैंने शुरू में आपको बोला था कि मेरी माँ, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ मेरे दोस्तों की नजर में बहुत खूबसूरत थी, तो मैं विक्टिम हुई नहीं। और मुझे या तो फिर नहीं तो फिर जिनके साथ मैं काम किया वो तो नहीं रेसिस्ट है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कि बॉम्बे में अभी तक देखा भी नहीं। मैंने एक एक्टर ना होके भी एक ऑडियंस की नजर में हमें देखा नहीं कि जिस लेवल के एक्टर्स हॉलीवुड में काम करते हैं, जिस कदकाठी के एक्टर्स काम करते हैं, बॉम्बे में नहीं। मतलब सिर्फ तुम्हें नहीं, कई सारे लोगों के साथ यहाँ आया। हाँ, काम नहीं मिला। हाँ, वो काम नहीं, क्योंकि लोग सोच नहीं पाते। लोग उनको किसी कैरेक्टर में सोच नहीं पाते, बिकॉज सबका ढर्रा ही एक जैसा है। मतलब कि मैं जानता हूँ, मेरा कदकाठी, मेरा बॉडी, मैं डिफरेंट शेप का इंसान हूँ। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मेरी कॉम्प्लिसेंसी है कि मैं जो है इसी में ही रह गया। तो मैं कल जिम जाऊंगा, कुछ चीजें ना बुनियादी तौर पे ना आप जैसे कि आपको कुछ चीजें सिखाई जाती है ना, तो आप उस चीज को ठोस मान लेते हो। जैसे कि मुझे हमेशा NSD के टाइम में मुझे अनुराधा कपूर करके बहुत अच्छी टीचर वहाँ हुआ करती थी, तो बोल रहे थे कि एक्टर को जिम नहीं जाना चाहिए,
तो उसके मसल स्टिफ हो जाता है। तो जो दिमाग में जो कि बहुत सच्ची बात है। लेकिन आजकल तो एक्टर को जिम ही जाना होता है। हाँ, कोई भी कलाकार, कोई भी कलाकार, एक संगीतकार हो या संगीत में है जो, या कोई सितार वादक है या फिर पेंटर है या फिर लेखक है, वो हर रोज एक कागज लेके लिखता है, नहीं तो अभ्यास चला जाता है उसका। जो पेंटर है उसको भी ब्रश की स्ट्रोक प्रैक्टिस करना होता है, नहीं तो फिर वो प्रैक्टिस छूट जाती है। एक्टर तो सिर्फ जिम जाता है। ये मुंबई में मैं कभी नहीं गया, ये मुंबई में होने लगा है। वो जिम मैं कभी नहीं गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिम जाके कम से कम एक्टर को लोग बोलते हैं कि तू न्यूट्रल फिगर में तो आ। मैंने बोला यही न्यूट्रल हूँ, इसको ऊपर तो मैं रंग चढ़ाता हूँ, तो मेरा न्यूट्रल ऐसे क्यों नहीं हो सकता? एक आदमी, मोटा आदमी रास्ते में घूमता हुआ तुमने कभी देखा नहीं? सही बात है। नहीं, कहीं ना कहीं अगर ये रिफ्लेक्शन, अगर इफ यू आर मेकिंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइफ, तो व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज दैट रिफ्लेक्शन? तो ये कहीं निर्देशकों की सोच की सीमा, कल्पना की सीमा मुझे तो लगता है सोच की सीमा, कल्पना की सीमा, एक दायरा लिमिटेड कर देता है। उसके ऊपर मेरे को कभी कभी ये भी लगता है कि हो सकता है इसके ऊपर कोई अदृश्य, जो एक बोलते हैं ना कि अदृश्य प्रेशर है। अरे मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है प्रोडक्शन का। कौन है प्रेशर? कौन है वो? सरकार को तो कोई फेस नहीं है, तो हम सरकार को कोई भी कभी भी गाली नहीं दे सकते ना। और कम से कम इस मामले में सरकार नहीं करती कि किसको साइन करो, वो विचारों पे कुछ दिक्कत कर सकती है। तो वही मतलब कौन किसको ब्लेम इट ऑन यू, मतलब किसी पे भी ब्लेम कर दो। लेकिन कई बार देख के लगता है कि जो प्रतिभा थी या है अभी भी, उस प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं हो पाया, नहीं वो, और कहीं ना कहीं अनयूज रह गए। मिसयूज भी नहीं किया किसी ने, मिसयूज भी नहीं किया। कोई बलात्कार ही कर देता तो भी समझ नहीं कर देता, मतलब कम से कम प्रतिभा के साथ बलात्कार कर देता, वो भी नहीं किया। ढिंचक देबू का तो आ जाता। नहीं, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि आप टिके हुए हो मुंबई में, और क्या करते हो? मैं सर्वाइवल वाली बात नहीं कहूँगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको सिर्फ रोटी और आजीविका की, मतलब गुजारा बसर करने की मैं मुझे कभी कभार लोग एक्टिंग ट्यूटर की तरह से भी अपॉइंट करते हैं। क्या आप नाम ले सकते हो कि किन लोगों को पढ़ाया है? हाँ, क्यों नहीं। मतलब मैंने अर्जुन कपूर के साथ वर्कशॉप किया था, अपना इशकजादे से पहले। फिर परिणीति के साथ मैंने वर्कशॉप किया था। फिर मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ हंसी तो फंसी में उसको ट्रेन किया था। फिर अपना खुशहाली को मैंने ट्रेन किया था कुछ दिनों के लिए। फिर काफ़ी सलमा आगा की बेटी थी वो, अपना साशा, उसको भी मैंने ट्रेन किया। प्रीति देसाई, मैंने फुकरे में जो 4 फुकरे थे उनके साथ भी वर्कशॉप किया था। उड़ान में सबसे पहले मैंने वर्कशॉप की शुरुआत की थी, जो विक्रम ने मेरे को कहा था कि वो रजत वन में जा, वहाँ से उड़ान से एक्चुअली मेरी शुरुआत थी। तो फिर उसके बाद इशकजादे में मैंने अर्जुन, परिणीति, फिर इधर साशा के साथ किया, फिर उधर वानी कपूर के साथ किया वो दूसरे फिल्म के लिए, शुद्ध देसी रोमांस के लिए। सिद्धार्थ के लिए मैंने। तो ये अभी भी कर रहे हो? अभी भी करता, अभी भी कोई भी बुलाता है। मेरी प्रायोरिटी होती है अभिनय। मैं अभिनय करने के लिए आया हूँ, तो जब मैं खाली बैठा रहता हूँ अब और मुझे कोई ऑफर करता है तो मैं क्यों ना करूँ। मैं तो कभी ऐसा ख्याल नहीं है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा कुछ खोलने, वर्कशॉप जैसा? नहीं, ऐसा बहुत लोगों ने कहा, मैं भी बीच में मेरे दिमाग में आता है, लेकिन अव्वल तो ये ऑप्शन तो मुझे 2007 अपना 1997 में मिल गया था ना, जब मुझे बोला गया था कि तुम या रेपर्टरी में जाओ या फिर टीचिंग करो। तो मैं टीचिंग ऑप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे टीचिंग नहीं करनी थी। लेकिन अब अगर सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऑफकोर्स वो भी कर सकता हूँ, तो उसमें भी कोई ये नहीं प्रॉब्लम नहीं, तो हो सकता है स्कूल ही खोल दूँ। लेकिन अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं। अभी तक तो मैं खाना बनाता हूँ, आपको तो मालूम है। तो मैं दिन भर अगर घर में रहता हूँ तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मैं ही बनाता हूँ। तो मेरी पत्नी को तो इजाज़त भी नहीं है किचन में घुसने की। तो वो एक चीज़ मैं शौक से करता हूँ। पढ़ता हूँ बहुत सिनेमा देखता हूँ, बहुत फिल्में देखता हूँ।
बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं आप जैसे, तो बातचीत चलती रहती है, नए नए प्लानिंग करते रहते हैं। और अभी भी उम्मीद है, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी डायरेक्टर के साथ मेरी बातचीत चल रही है। अभी तो माहौल एक तरीके से बहुत अच्छा भी दिख रहा है, जहाँ पे क्लीशे कैरेक्टर अब नहीं आ रहे हाँ, हैं, स्टॉक बहुत कैरेक्टर नहीं आ रहे माहौल हैं। माहौल माहौल बहुत अच्छा माहौल हुआ है। बहुत अच्छा है। माहौल अभी काम और भी वेब सीरीज है अभी तो चीजें और भी। तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि खुद के प्रोडक्शन में जाएं? ये या भी कुछ- ख्याल चल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। एक जो मैंने बोला, जो कला मेरे में है नहीं, वो राइटिंग वाली चीज़, वो भी मैंने बहुत मुश्किल से 5 साल की मेहनत से एक फर्स्ट ड्राफ्ट उतारी मैंने। अभी एक कहानी लिखी मैंने और स्क्रिप्ट भी बन गया, तो लेकिन अभी टाइम है, थोड़ा सा 2-3 लोगों को दिखाएंगे, फिर राय लेंगे कि बताओ कि कैसी लग रही है कहानी। तो वो फिर उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक फिल्म प्रोड्यूस करने, डायरेक्ट करना है, तो मतलब फाइनेंस भी आता है, तो वो सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक्स भी डिसाइड करनी पड़ेंगे। और फिर मैं भी, मेरे ऊपर भी वो अदृश्य वो प्रेशर आएगा कि नहीं, स्टार के पास जा। अच्छा, ऐसा क्या है, कौन कौन सी फिल्मों के नाम लोगे आप जो जिनसे सेटिस्फाइड हुए, जो भी फिल्में मिली उनमें से? हिंदी की? हिंदी, हाँ, क्योंकि हमारा नहीं हो सकता है इसमें दूसरी भाषा के भी ऑडियंस हो जो सुन रहे हो आपको। नहीं, हाँ, तो अपनी मतलब सारी देवडी से मैं बहुत संतुष्ट था। हाँ। देवडी से मैं बहुत संतुष्ट था, मुझे बहुत खुशी मिली थी काम करके, क्योंकि रोल जब थोड़ा बड़ा होता है, उस पर थोड़ा ग्राफ दिखने लगता है, तो आपको प्ले करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो उस हिसाब से देवडी, लोगों का रिकॉग्निशन फैक्टर के हिसाब से भी देवडी काफ़ी चर्चित फिल्म है। ब्लैक फ्राइडे में काम करके बहुत मज़ा आया। ब्लैक फ्राइडे में मैंने एक्चुअली ब्लैक फ्राइडे तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल में मैंने काम किया था। ब्लैक फ्राइडे में मेरे सीन्स की कोई स्केड्यूलिंग नहीं होती थी। जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ मिल जाती थी, अच्छा लोकेशन मिल जाता था, तो मैं घर में स्टैंड बाई में बैठा रहता था। तो अनुराग कश्यप मेरे को बुलाया था कि आज तेरा एक सीन शूट कर लेते हैं। अच्छा। तो मैं चला गया, घर में बैठा हूँ और रात को 11 बजे फ़ोन आया कि माहिम आ जा, माहिम में तेरा एक फ़ोन कट ले लेंगे। तो मैं माहिम चला गया। ए शिवरी आ जा, शिवरी चला गया, वो फ़ोन कट कर लिया। तो इस तरीके से शूटिंग थी, वो बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। BA पास में ऑफकोर्स बहुत मज़ा आया, बहुत काम करके बहुत मज़ा आया। गुड्डू रंगीला में बहुत मज़ा आया काम करके। तो है, गोल में भी बहुत मज़ा आया था, क्योंकि 3 महीने के लिए, लगभग 3 महीने के लिए लंदन में रहे, तो वो भी मज़ा आया। ऐसे छोटे फिल्म तो हर एक फिल्म करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि घर में बैठ के क्या करेगा, घर में बैठ के आदमी खाना बनाएगा ना। या फिर मैं 50 फिल्में और देख डालूंगा। वो फिल्म करने से क्या हो, उससे सेट में आप जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, नए नए लोग आते हैं, नए नए चेहरे, नए नए आर्टिस्ट, नए मुद्दे में बात होती है, मतलब लोग एक नई खोज, नई सोच विचार से आप भिड़ते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ऊपर से अब पैसा भी आता है, किचन भी चलता है उससे। और तो हर एक सेट आपको कुछ ना कुछ देके जाता है, हर एक फिल्म आपको कुछ ना कुछ देके जाता है। और एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब मुझे तो हर एक फिल्म से, राइजिंग मंगल पांडे करते हुए भी मेरे को मज़ा आया था, मॉनसून वेडिंग इटसेल्फ करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरी पहली फिल्म थी। दिव्य दृष्टि करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। दिव्य दृष्टि वाले डायरेक्टर के साथ दूसरी फिल्म की थी, सोल ऑफ सैन पैरो तले, जिसको 2010 टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में उसको सिलेक्ट किया गया था। तो मैं टोरंटो भी गया था उस फिल्म के लिए। उस टोरंटो में जाके कैनेडियन एक फिल्म की थी मैंने शूट, वो भी बहुत मज़ा आया। तो काम मैंने किया है, काफ़ी किया है। 1-2 दिन का काम था मिडनाइट चिल्ड्रन में, दीपा मेहता वाली फिल्म में, वही बहुत मज़ा आया। अभी एक गांव नाम की एक फिल्म किया मैंने, गौतम सिकदार उसका नाम है, डायरेक्टर का नाम है, झारखंड में करके है, उसको बहुत मज़ा आया। गांव फिल्म का नाम ही गांव है। तो ये एक विलेज की कहानी है, जो विलेज पुरानी आइडियोलॉजी और नए टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसा एक गांव की कहानी है। तो बहुत, और कौन सी फिल्में आने वाली हैं? ये गांव है। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी, जो फिल्म का नाम है बॉक्स।
एक इंसान एक बॉक्स के अंदर है, 1.5 घंटे की फिल्म है जो आपने देखी थी, आपने देखी, वो अभी तक आई नहीं, वो पता नहीं कब आएगी। जो उससे पहले ट्रैप्ड आ गई, ट्रैप्ड आ गई, पर ट्रैप जैसी फिल्म है, द वन मैन इन अ बॉक्स, तो वो एक है। हिंदी में कुछ आ रही है? हिंदी में गांव आएगी, परी आएगी, परी जो अनुष्का शर्मा की फिल्म जो मैं करके आया अभी, अच्छा। परी, वो परी आएगी, परी की फिल्म, परी की शूटिंग खत्म की है, ये दोनों आएगी। अभी ये 1-2 फिल्म की अभी अब शूटिंग शुरू करेंगे। तो मैं हूँ, मतलब मैं और बॉम्बे कुछ में, कहना चाहते हो अपने ऑडियंस से जो मैं पूछ नहीं पाया हूँ? नहीं, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं हूँ और मैं और भी अच्छा काम करूँगा, मतलब मैं लगातार ये करता रहूँगा, मतलब ऑफ कोर्स मैं ये, आई लव बॉम्बे, आई लव फिल्म मीडिया एंड आई लव पीपल, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे जो बुरे लोग हैं, जो मतलब मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं करता है, उनकी भी ज़रूरत बहुत बहुत है ज़िंदगी में, यू नो, बिकॉज एवरीबडीज एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मेरा एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। चलो तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। चलो, थैंक यू। थैंक यू।